बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। इस नंबर 36 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। मजहब। शेखर ने सिगरेट का कशन लगाते हुए कहा और फिर सिगरेट का कश गुल एस्ट्रे में झाड़ते हुए नादिया की तरफ देखा। एक बिल्कुल अलग अलग बहस है। वो नादिया की दावत पर सैंडविच खाने और कॉफ़ी पीने के लिए इसके कमरे में मौजूद था। ये एक तासुब की शक्ल में इंसान के लाशऊर में बसता है और अपनी झलक इंसान की रोज़मर्रा गुफ्तगू में कभी कभार गर्मा गर्म बहस के दौरान यूँ दिखाता है कि इसे देख कर वो बंदा भी हैरान रह जाता है जिसके लाशऊर में वो छुपा होता है। नादिया ने गौर से इसकी बात सुनते हुए यूं सर हिलाया जैसे वो शेखर की बात समझ रही हो। मगर मज़हब इंसान का इंतहाई ज़ाती मामला है। ये फैसला खुद करना चाहिए कि इसे मज़हब के मामले में क्या फ़ैसला करना है। किसी एक मज़हब की तक़लीद करने वालों के घर आने में पैदा हो जाना, किसी मखसूस मज़हब के पैरोकारों के माशरे का फ़र्द होना या किसी किस्म के हालात के जबर के तहत किसी मज़हब का पैरोकार बन जाना और इसके मरविजात ममनुआत को अपना लेना बिल्कुल गलत है। शेखर अपनी धुन में बोलता चला जा रहा था। ताक़ुल एक ऐसी चीज़ है जिस पर रखी परखी चीज़ें कभी गलत साबित नहीं होती। अगर अकल की परख ज़रूरी है तो लाशऊर में बसे तासुब का क्या किया जाए। नादिया ने शेखर का मग काली गाढ़ी काफ़ी से भरते हुए कहा, मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी और मज़ाहिब के पैरोकारों के दरमियान गुजारी है। इसने कहा, लेकिन दोनों घरों में मज़हब के मुतालिक शिद्दत से कोई रवैया मैंने नहीं देखा। ना मेरा बाप शदीद किस्म का मुस्लिम था, ना ही मेरी माँ शिद्दत से ईसाई थी। लेकिन अजीब सी बात है कि जब मैं खुद अपना तज्ज़िया मज़हब के हवाले से करती हूँ, मेरा दिल अपने बाप की आबाई मज़हब की तरफ खींचता है। हालांकि मैं अब इस मज़हब के बारे में शायद कुछ भी नहीं जानती। इसने शाने उचकाते हुए कहा, इसकी वजह यह है कि तुम्हारे लाशऊर में तुम्हारा बाप एक फैंटेसी की सूरत बसता है। शायद तुम अपने बाप से माँ की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। शेखर ने कॉफ़ी का घूंट भरने के बाद एक उनिया तजिया मुंह से उगला। ऐसा नहीं है, इसने सर हिलाया। मैं अपने बाप से ज़्यादा माँ के पास रही हूँ, फिर भी मुझे वो माहौल और इस माहौल में रचे अकायद और नज़रियात बारहा याद आते हैं। मुझे इनमें एक अजीब सी वज़ादारी और रख रखाव महसूस होता है और न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है जो हमसे दूर हो जाता है और पहुंच में नहीं रहता। इसके मुतालिक हम और तरह से सोचने लगते हैं। तो तुम्हारा भी ये हाल है। एक बात याद रखना, मज़हब के मुतालिक तहकीक करने इस वक्त बैठना जब तुम दिल में पक्का फ़ैसला कर लो। तुम्हारा दिल और दिमाग किसी मज़हब की तरफ झुकता है, वरना तुम्हारी तहकीक तुम्हारे लिए अजाब भी बन सकती है। और अगर ऐसा फैसला ना कर पाओ तो मेरी मानो किसी बुरी सूरत हाल से लादीन रहना ज़्यादा अच्छी सूरत हाल है। तुम भी तो एक मज़हब के पैरोकार हो ना, नादिया ने कहा। नहीं, ये बराए नाम निस्बत है, जोग्राफियाई और ख़ानदानी निस्बत, वरना मैं दुनिया के किसी भी मज़हब का पैरोकार नहीं हूँ और मैं इस कैफियत में बहुत पुरसकून और खुश हूँ। इंसानियत और इंसानियत की आज़ादी दुनिया का हकीकी तरीन मज़हब है, बस इससे जुड़े रहो। लेकिन मैं इससे इत्तफाक नहीं करती। मेरा ख्याल है कि किसी मज़हब से मुंसलिक होना इंसान की इनफरादी शनाख्त के लिए बहुत ज़रूरी है, नादिया ने कहा। तो फिर सबज़ पासपोर्ट, सबज़ अमामे और सबज़ परचम तीनों को हासिल करने की खातिर भागो और जब इन्हें हासिल कर लो तो फिर मुझे ज़रूर बताना कि कौन सी सूरत हाल ज़्यादा बेहतर है, अब वाली या तब वाली। शेखर ने कहका लगाते हुए कहा। ज़रूर, नादिया ने कहा। इसकी नज़रों के सामने सबज़ रंग नाच रहा। तुम वापस नहीं गई। खारी के वलीमे से तीसरे दिन महानूर ने से साथ की मुलाकात फार्म हाउस के अस्तबल के करीब हुई। महानूर ने देखा, भूरे रंग के शलवार कमीज़ में इसका कद ज़्यादा दराज लग रहा था। इसने पाँव में ब्राउन पिशावरी चप्पल पहन रखी थी। इस हुलिये में इसने साथ को पहली बार देखा था। इसे तब्दीली बहुत अच्छी लगी। हाँ, मैं नहीं गई, इसने साथ के साथ चलते हुए कहा। ताई साबरा ने रोक लिया, सो मैं रुक गई। तुम्हारी पढ़ाई का हाल नहीं होगा इस तरह। इसने चलते चलते रुक कर पूछा। नहीं,
महानूर के सवाल से चिढ़ सी महसूस हुई। अच्छा, वो दोबारा चलने लगा। सुना है तुम्हारी मम्मी सख्त नाराज़ हो रही थी तुम्हारे वापस न जाने पर। मम्मी को तो नाराज़ होने का बहाना चाहिए, इसने लापरवाही से जवाब दिया। यार, तुम अपनी मम्मी को नाराज़ नहीं करना चाहिए, साद ने कहा। वो ठीक हो जाएंगी, इनका गुस्सा वक्ती होता है, मानू ने उसे टालते हुए कहा। तुम बताओ, तुम कैसे रुक गए? मैं इसे चलते चलते सामने देखा और हंस दिया। अजीब सी बात है, मैं यहाँ आने से जितना हिचकिचा रहा था, इतना ही यहाँ आने के बाद मुझे ये जगह अच्छी लगने लगी है। मैं यहाँ घर का सा आराम महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि वो कहते कहते रुक गया। क्योंकि क्या? मानू ने रुक कर पूछा। क्योंकि यहाँ मिलने और मुशाहिदा के काबिल लोग हैं, डाइवर्सिटी लोग हैं, मुख्तलिफ अनवा लोग। जितने लोग इतने ही किस्से। और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे किस्से सुनने में कितनी दिलचस्पी है। अच्छा, तुम किस्से सुनने के लिए रुके हो? महानूर ने कहा। और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे चचा दिलचस्प इंसान हैं, इनके साथ बैठकर गुफ्तगू करने का मज़ा आता है। उन्होंने मुझे शिकार, घुड़सवारी और शतरंज के अलावा अपने पास मौजूद रिकॉर्ड्स का ज़ख़ीरा दिखाने का लालच देकर रोक लिया है। मैंने भी सोचा कि ज़िंदगी में कोई वक्त ऐसा भी होना चाहिए जिसमें इंसान वैसा रहे जैसा वो रहना चाहता है। कोई मसलहत, कोई मजबूरी इसे खुद पर कोई तमह चढ़ाने पर मजबूर ना कर सके। तुम्हें यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है? महानूर ने पूछा। हाँ, यहाँ मुनाफत कम और ओरिजिनलिटी ज़्यादा है, इसलिए। अच्छा, महानूर ने नीची आवाज़ में कहा। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मर्दाना और जनाना हिस्से का बड़ा मसला है। तुम यहाँ हो और हम शायद 2 दिन के बाद मिल रहे हैं, इसने हंसते हुए कहा। ये शायद शादी के लिए घर वालों को यहाँ शिफ्ट होने की वजह है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। महानूर ने इधर उधर देखा। इसका मतलब है, मैं ये तवक्का कर सकता हूँ कि यहाँ काम के दौरान हम रोज़ाना मिल सकते हैं। साद ने एक दरख्त के नीचे शाख पर झूलते पत्ते को चलते चलते उंगली से महसूस करते हुए कहा। हाँ, यकीनन। महानूर का दिल हल्का सा लर्जा। तुम मेरे साथ खाना बदोशों की बस्ती चलोगी? खाना बदोशों की बस्ती? वो चलते चलते रुकी। वो कहाँ है? यहीं कहीं करीब में है, वही जगह जहाँ से मैं बंदर और बंदरिया का जोड़ा लाया था, जहाँ से मुझे वो रीछ मिला था। ओह, इसने दांत सुकेटते हुए होठ सुकेटते हुए कहा। लेकिन अगर वो खाना बदोश थे तो अब तक यानी साल भर में कहीं और जा चुके होंगे। हो सकता है, इसने सर हिलाया। लेकिन मालूम कर लेने में क्या हर्ज है? ये भी है, मानू ने सर हिलाया। वैसे सुना है ये लोग सफाई पसंद बिल्कुल भी नहीं होते, गंदे मैले कुचैले। इसने साथ की तरफ देखा। तुम्हें इनके पास उठते बैठते वहशत नहीं होती थी? इंसान अपनी जबलत पर पैदा होता और पलता बढ़ता है। साद ने रुक कर महानूर को देखा। वो जिस माहौल में आँख खोलता सांस देता है, वो माहौल उम्र भर इसके लाशोर में बैठा इसके साथ रहता है। खाना बदोश का बच्चा लखपति भी बन जाए, इसने जिस माहौल में आँख खोली, इसकी खसूसियात इसके साथ ही रहती हैं। इनमें इनमें लोगों का कोई कसूर नहीं, इनकी दुनिया वही है और वो इसी में मगन है। वो इसके आदी हैं, जैसे हम अपनी जबलत और तरबियत के मुताबिक एक मखसूस तर्ज ज़िंदगी के आदी हैं। मानू ने सर हिलाया। फिर भी हिम्मत है तुम्हारी। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ाने वाला हूँ। तुम मेरे साथ वहाँ चल रही हो। मानू ने जवाब देने के बजाय सामने खड़ी इमारत को देखा। मेरे साथ रहने के लिए ऐसे एडवेंचर का तो आदी होना पड़ेगा, इसने कहा। तो महानूर ने अपनी समात पर शक करते हुए इसकी तरफ यूं देखा जैसे पूछ रही हो क्या कहा। मेरा मतलब है, मेरे करीबी दोस्त जानते हैं कि मैं यहाँ एडवेंचर करता ही रहता हूँ। वो अपनी बात को वजाहत करते हुए बोला। तुम्हारे करीबी दोस्त? महानूर ने मज़ीद वजाहत चाहिए। इब्राहिम, वो हंसते हुए बोला। बहुत स्वीट बंदा है। वो यूं मुस्कुराया जैसे इसे इब्राहिम का तस्वुर करके इस पर प्यार आ रहा हो। बकता है, झिकता है, लड़ता है, मगर हर ऐसी जगह मेरे कहने पर मेरे साथ चल पड़ता है। इब्राहिम जानता है कि तुम ये सब कुछ करते फिरते हो? मानूर ने हैरान होते हुए पूछा। मैले ठहले, खाना बदोश, कुम्हार, अल्लाह भला सब नहीं, मगर इतना जितना मैं इसे बताना चाहता हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला और आगे चलने लगा। मानूर ने इससे चंद कदम पीछे खड़े होते हुए कहा।
इससे आगे चलते हुए देखा और फिर तेज़ी से चलते हुए इसके करीब आकर इसके साथ साथ चलने लगी। तुमने खारी को देखा, वो कितना खुश है, और इसकी बीवी भी कितनी खुश है, मगर उम्र में अभी छोटे हैं दोनों, है ना? इसने सर उठाकर साथ की तरफ देखा। हाँ, खारी खुश है, वो बोला। वो सिर्फ खुश ही नहीं, खुशकिस्मत भी है। छोटे छोटे वाक़यात पर खुश और मुतमईन हो जाना खुशकिस्मती की निशानी है, इसने कहा। खुश होना खुशकिस्मती है क्या? महानूर ने पूछा। बिल्कुल, इसने सर हिलाया। तुम अंदाज़ा ही नहीं कर सकती कि किसी बात पर दिल से खुश होना कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। तुम होते हो कभी दिल से खुश? एक सीधा सवाल आया। बहुत दफ़ा, इसने कहा। अच्छा, महानूर के लहजे में तंज की आमेजिश थी हुई। लगता तो नहीं, शायद मुझे इज़हार करना नहीं आता, लेकिन मैं तो बहुत मामूली मामूली बातों पर खुश हो जाता हूँ। मसलन मसलन इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। वो याद कर रहा था। मसलन। फिर इसने गर्दन मोड़ कर महानूर की तरफ देखा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब एक बूढ़ी खाना बदोश औरत ने मुझे अपने ट्रंक में रखी चीज़ों के नीचे से एक नई चादर निकाल कर तोहफे में दी। वो एक सस्ती सी प्रिंटेड चादर थी जिसको खाना बदोश लड़के कभी सर पर बांधे फिरते हैं और कभी शानों पर ओढ़ लेते हैं। वो सस्ती और आम सी चादर थी, मगर इस बूढ़ी औरत के तमाम असबाब में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ थी। गालबन इस रोज़ मैं इतना खुश था कि मारे खुशी के मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। वो याद करते हुए मुस्कुराया। इसकी आंखें नम होने लगी और मानू ने मुतासिर होते हुए कहा, और एक बार जब मैंने एक फिरते फिराते फ़कीर से तान उड़ाना सीखी। वो काफ़ी गाना सीखना मेरी ख्वाहिश थी, मगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मुझे सिखाने में इतना इन्वॉल्व हो गया कि जब मेरी आवाज़ से सोच और जुनून की तड़प में डूबती बकौल इसके महसूस होने लगी, तो इसने खुशी के मारे अपना एक तारा मुझे दे दिया। वो एक तारा इसका वाहिद शौक़ और कीमती तरीन असासा था। मेरे हज़ार मना करने के बावजूद इसने वो एक तारा मुझसे वापस नहीं लिया। वो बता रहा था। मानूर के एकदम अपनी ज़िंदगी की खुशियों के महवर और खुश होने की तमाम वजूहात इसकी बातों के सामने हीज लगने लगी, और इसे अपनी आवाज़ खला से आती महसूस हुई। और वो मज़ीद कोई ऐसी बात सुनाने का इरादा मुलतवी करते हुए मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखने लगा। और इस वक्त भी मेरी खुशी अपने अरूज पर थी जब सैयदपुर के मेले के म्यूज़िकल नाइट में तुम दीवानावार मेरी तरफ लपकी थी। वाकई, मानूर का दिल बिल्लियों उछलने लगा। हाँ, इसने सर हिलाया। वो खुशी ये एहसास पाने की थी कि मेरे बहरूप पहचानती हो। जो लड़की मुझसे तुम कौन हो का सवाल करती मेरी तरफ आई, यकीनन बहुत ख़ास थी, और मेरी ज़िंदगी में इसका रोल यकीनन बहुत अहम होगा। ओह, मानूर के दिल ने शायद इससे अच्छा लम्हा खुद पर इससे पहले गुजरता महसूस नहीं किया था। इसका सर इस लम्हे की खूबसूरती को महसूस करते हुए तशक्कुर के आलम में झुकने लगा। खुशगवार लम्हे हमारे आगे पीछे दाएं बाएं साथ साथ चलते हैं। बात सिर्फ इनको महसूस करने की होती है। हम अक्सर इनको इग्नोर कर देते हैं, महानूर, वो कह रहा था। और इसने खुशी से सरसराती आवाज़ में पूछा, और वो हंसा और सर हिलाकर बोला, और मत पूछो, आज के लिए बल्कि तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। और सुनाने बैठा तो शायद मेरी खुशी तुम्हें अपनी खुशी ना लगे। हवा में उड़ता दिल चश्मे ज़ोर में और ऊंची और अपने औकात में वापस आ गया। हाँ, शायद इतना ही काफ़ी है, इसने सर हिलाकर कहा और आगे चल दी। वो इससे चंद कदम पीछे खड़ा इसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सादिया की बातों ने खारी को ज़िंदगी का पहला हौसला, तसल्ली और दिलासा दिया था। वो सादिया के तसव्वुर से खाइफ था। वो खुद को सादिया के काबिल नहीं समझता था, मगर सादिया ने इसे बावर कराया था कि इसके लिए वो इसका शहजादा सलीम था। खारी शादी के चंद दिन बाद हवाओं में उड़ता हल्का फुल्का आज़ाद परिंदा बन चुका था। वो आसमान पर जिस दिन चाहता परवाज कर सकता था। शादी की सूरत में इसे ज़िंदगी में पहला सच और हकीकी रिश्ता आता हुआ था। इसे पहली बार एहसास हुआ था कि किसी से मुतालिक होना कितनी बड़ी नेमत थी। वो कम उम्र लड़की इसे बहुत सी ऐसी बातें सिखा रही थी जिनके बारे में पहले इसे कुछ इल्म नहीं था। पढ़ी लिखी सादिया के अनपढ़ शौहर ने ज़िंदगी की किताब के अलिफ बे पढ़ना शुरू कर दी थी, और इस किताब के पहले सफ़े पर यह इबारत जली हुरूफ में लिखी थी कि सादिया से इसका रिश्ता ऐसा था
جس کی وضاحت کرنے کے لیے اسے کوئی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ دراصل لاوارث تھا۔ اساتذہ نے اس سے خدا ترسی میں یہ رشتہ باندھ لیا۔ پہلے صفحے کی یہ عبارت اتنی دل خوش کن تھی کہ کھاری پر اگلے صفحے پڑھنے کی بے چینی نے سواری کر لی اور وہ اپنے گرد و پیش سے لا تعلق نظر آنے لگا تھا۔ وہ غور کرتا بھی تو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کھاری کی ساس اس سے کیوں ملنا چاہتی تھی، لیکن اس نے یہ بات سوچی ہی نہیں۔ البتہ وہ اس بات پر اپنے دل میں حیران ضرور ہو رہا تھا کہ وہ ان خاتون کے چہرے سے اپنی نظریں دھیان کسی دوسری طرف کر لینے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا میرے بیٹے؟ کچھ دیر بعد اسے ان کی آواز سنائی دی۔ سعد، اس نے چونک کر اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا، مگر وہ اپنی اس کیفے سے باہر نہیں نکل پایا تھا جو کھاری کی ساس کو دیکھنے پر اس پر طاری ہوئی تھی۔ میرا نام سعد سلطان ہے۔ اس نے دونوں بازو کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، شاید پورے جسم کو سہارا دے کر کھڑے رکھنا چاہ رہا تھا۔ سعد سلطان؟ خاتون نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دہراتے ہوئے سوال سامنے دیکھا۔ نہ جانے کیوں سعد کو لگا وہ اس کا نام سن کر مایوس ہوئی تھیں۔ میں کتنے دن سے تمہیں یہاں دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ کم کرتے ہوئے بولیں، جی۔ سعد نے سر کو تعظیماً ذرا سا جھکا کر کہا، پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تم کسی بہت نیک ماں کی اولاد ہو۔ یہ ان کا جملہ انتہائی غیر متوقع تھا۔ کسی کو محض دیکھنے سے یہ خیال کیسے آ سکتا ہے کہ وہ نیک ماں کی اولاد ہے؟ سعد نے سوچا اور لاشعوری طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت پڑھی لکھی، سمجھدار، نیک طبیعت، نیک دل خاتون ہوں گی تمہاری والدہ، ہے نا؟ انہوں نے عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے یوں سر ہلایا جیسے جواب میں صرف وہ سننے کی خواہش مند ہوں جو ان کا سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ جی۔ سعد نے ایک لمحے کے لیے ادھر دیکھا۔ کیا ان کے ذہن میں اس سوال کا کوئی مناسب جواب تھا؟ وہ ویسی ہی ہیں جیسی 70% مائیں ہوتی ہیں۔ اس کی زبان سے پھسلا وہ سامنے دیکھ رہا تھا جہاں ایک عورت اپنے اپلے تھاپنے سے فارغ ہو کر نل کے شفاف اور تیز دھار پانی سے ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ اس وقت وہ خود بھی جان نہیں پا رہا تھا کہ ان کے سوال کا یہ جواب کیوں دے رہا تھا۔ اس کے جواب کے رد عمل میں کھاری کی ساس کے چہرے کے تمام نقوش ذرا دیر کے لیے کھینچ سے گئے، یوں کہ وہ خفیف جھریاں جو ویسے بالکل بھی نمایاں نہیں تھیں نظر آنے لگیں۔ اچھا، اس بار بولنے کے قابل ہونے میں انہوں نے کچھ وقت لگایا تھا۔ کہاں رہتی ہیں وہ؟ اب ان کی آواز یوں لگ رہی تھی جیسے کسی اندھے کنویں سے آ رہی ہو۔ وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے بھی سعد کو کچھ دیر سوچنا پڑا۔ دراصل ہم لوگ مستقل ایک جگہ پر نہیں رہ پائے اب کہ اس نے صاف ان کو ٹالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، والد صاحب کے کام کے سلسلے میں کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر اور اکثر ملک سے باہر۔ میں اب آپ کو کس جگہ کا بتاؤں؟ اچھا اچھا۔ ان کے چہرے کے نقوش اپنی جگہ پر واپس آ گئے۔ جیتے رہو، اللہ بھاگ لگائے رکھے تمہیں بھی اور تمہاری ماں کو بھی۔ اللہ اونچی حویلی اونچے دروازے عطا کرے۔ اللہ اتنا دے کہ سمیٹتے تھکو، خوش رہو، صدر سلامت رہو۔ انہوں نے اپنا بازو قدرے بلند کر کے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا اور پھر اسی ہاتھ کو ہلاتے ہوئے وہ اس ملازمہ کے ساتھ باہر نکلنے کے اس راستے پر مڑ گئیں جس پر چل کر یہاں تک پہنچی تھی۔ سعد انہیں دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ یا کسے ایسا لگا جیسے فضا میں چہا سو سناٹا چھا گیا ہو، یوں کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ اس کے ارد گرد مختلف جگہوں پر ٹولیوں کی صورت میں بیٹھی اپلے تھاپتی عورتیں جن سے منظر سے ایک دم غائب ہو گئی تھیں۔ ان کی آوازیں کہہ اپلے تھاپنے اور دیوار پر لگانے کی چٹاخ پٹاخ سب بند ہو گیا تھا اور فضا میں ایک ہی آواز ابھرتی سنائی دے رہی تھی، تم کسی بہت نیک ماں کی اولاد ہو۔ ایک غیر متوقع اور غیر معمولی سوال۔ نیک والدین کے بجائے صرف نیک ماں کا لفظ کیوں بولا؟ کیا؟ اس کے دماغ نے سوال کیا۔ یہ سوال ذہن میں آتے ہی اس نے فوری رد عمل کے طور پر اس راستے کی طرف دیکھا جس پر چل کر وہ خاتون واپس جا رہی تھی۔ اس کا جسم ایک لمحے کے لیے حرکت میں آیا جیسے اس راستے پر خاتون کے پیچھے جانا چاہ رہا ہو، لیکن پھر وہ وہیں رک گیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر کسی کو بتایا جائے کہ جی میری والدہ کا تو میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور تب سے اب تک میں بن ماں کے ہی زندگی گزار رہا ہوں، دل نے سمجھایا تھا۔
खारी के साथ से ने तो शायद ये आखिरी और मुलाकात थी। इनसे कौन सा मुस्तकिल ताल्लुक़ रहने वाला था जो बाद में अपनी गलत बयानी पर पकड़े जाने का इम्कान हो। इनका सवाल भी तो सुनो, नेक माँ की औलाद, उन्होंने ये सवाल क्यों किया भला? शायद ये देहाती औरतें जो होती हैं वो इसी तरह सोचती हैं, इंसान अच्छा लगा तो क़याफ़ा लगा लिया कि नेक माँ की औलाद होगा, नेक दूध पिया होगा, वगैरह वगैरह। सो साथ साहब, इसकी एक मामूली से वाक़े पर गैर मामूली सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको फजूल सी आदत है अपने दिमाग थकाने की। अपने कमरे में वापस आकर बेड पर लेटने के बाद खारी की सास के गैर मुतवक्का आमद और बगैर किसी तमहीद के गैर मुतवक्का सवाल पर गौर करते हुए इसने तजिया किया और इस वाक़े की तरफ इसे ध्यान बटाने की कोशिश की। नेक माँ की औलाद, नेक दूत। वो इस रोज़ दोपहर तक कंबल में मुंह छुपाकर सोने की कोशिश करता रहा, मगर सो नहीं पाया। 4 अल्फाज पर मुश्तमिल बग़ैर सवालिया निशान के ये सवाल इसके दिमाग पर मुसलसल गुल्स बजाता रहा था। आंखों की सुइयां निकली तो चेहरा नज़र आ गया जो इतना मानूस है कि बेख्तियार दिल चाहता है नज़रें इसकी बलाई ले लें, मगर इसके साथ तो कोई बलाएँ मौजूद महसूस नहीं होती। फिर नज़रें वारिसत के होने से आगे क्यों कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकती, मगर वो होंठ और ज़ुबान कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो समझकर तुम्हारे दिल को बेचैनी लगी थी। वो रवैया कहता रहा कि फासला रखो, अपनी औकात पहचानो। आपा राबिया ने दाएं हाथ से अपनी पेशानी मस ली, मगर मैं कैसे मान लूँ कि दुनिया में वाकई एक तरह के 2 चेहरे होते हैं, और अगर होते ही हैं तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दोनों ही चेहरे ज़िंदगी में देखना नसीब हो गए। या अल्लाह, उन्होंने सर उठाकर ऊपर देखा। मैं कैसी बेबसी है ये कैसी बेबसी है और ये कैसी बेख्तियारी है। ना आगे जाने का कोई रास्ता है, ना पीछे हटने का दिल चाहता है। इस इसराब का, इस बेचैनी का क्या करूँ जो किसी कल सुकून नहीं आने दे रही। उन्होंने दुपट्टे से चेहरा पोंछते हुए सर को दबाया। वो वैसी ही हैं जैसे 70% माएँ होती हैं। एक जुमला बाज गश्त के सूरत इनके गिर्द फैलता था, सिमटता था और फिर फैल जाता था। सब्र और तवक्कुल वरना और फ़क़ा। इन्हें बार बार की दोहराई बात याद आई। ये अंजाम और ऐसा अंजाम उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा। वीरानी और फाका मस्ती तर दीवार से टपकती बेबसी मुस्कुरा रही थी। उम्र भर सिर्फ महरूमी, सिर्फ तलखी, सिर्फ एहसास ज़िया। इनके दिल में एक तल्ख एहसास जागा। शायद सादिया ठीक सोचती है, उम्र भर चोर और साधु का खेल खेलते रहने से बेहतर होता है कि इंसान नज़रअंदाजी की ज़मानत करा दे, इस कैद तनाई से जात छुड़ा ले जैसे सादिया ने छुड़ा ली। लेकिन कौन जाने, मसाइल की अफवियत खाने में एक बार नाम किस खाते में चढ़ जाए तो मुस्तकबिल में किसी मोड़ पर पिछले खाते दोबारा ना खुल जाएंगे, इसकी ज़मानत है किसके पास। इनका मुतशी जहन एक के बाद एक सोचे जा रहा था। शादी के बाद इस रोज़ वो कई दिन बाद अपने घर वापस आई थी। कई दिन तक घर बंद रहने की वजह से इन्हें अंदर बाहर हर जगह एक अजीब सी वहशत फैली नज़र आ रही थी। सहन की कच्ची ज़मीन में दरारें पड़ रही थी। यही हाल छत का भी होगा, इन्हें ख्याल आ रहा था। लिपाई कौन करेगा, उन्होंने सोचा। सहन में गड़ा मिट्टी का चूल्हा ठंडा पड़ा था। जाने से पहले आखिरी दिन के बनाए खाने के बाद ईंधन बच जाने वाली राख चूल्हे की कोख में दबी पड़ी थी। उन्होंने चूल्हे के करीब रखे राखदान को देखा। चूल्हे से कुरेद कर राख कौन निकालेगा। सोचते सोचते इनकी नज़रें इस छोटे और आरजी बावर्ची खाने पर पड़ी। सादिया ने ज़िंदगी में अपनी अव्वलीन काविश से मंजर करने की कोशिश की। आहिस्ता कदमों से चलती बावर्ची खाने में दाखिल हुई। दीवार से ज़रा आगे को बढ़ी। मिट्टी की शेल्फ पर कतार दर कतार सस्ते नायलॉन के डब्बे रखे थे। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला। उन्होंने हाथ लगाने पर पिचक जाने वाले नायलॉन के डब्बों को एहतियात से खोल कर इनके अंदर झांका। सब मसाले सीलन ज़दा हुए पड़े थे। घर से गैर हाजिरी के दौरान एक दिन बारिश भी आई थी और इस आरजी बावर्ची खाने की छत टपकती थी।
بارش کا پانی ان ڈبوں پر پڑا ہوگا۔ مسالے غارت ہوئے، ان کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو بھر آئے۔ یہ سامان زندگی، انسان ذرا سی لاپرواہی برتے تو غارت ہو جاتا ہے۔ یہ سامان زندگی کا تعاقب کرتا انسان اپنی دونوں ٹانگوں کی طاقت کیسے صرف کرتا ہے، اور یہ طاقت صرف کرتے وقت نہیں جانتا ہوتا کہ جب جان نکلنے پر آتی ہے تو سب سے پہلے انہی ٹانگوں سے نکلتی ہے۔ انہوں نے سوچا اور وحشت زدہ ہو کر باورچی خانے سے باہر نکل آئیں۔ دھڑاڑیں پڑتا فرش، ٹھنڈا چولہا، ارد گرد گرد آلود کمرہ اور سامان سیلن زدہ مسالے۔ انہوں نے وحشت زدہ آنکھیں چاروں طرف گھمائیں۔ کیا مزید جینے کا، مزید زندگی کا کوئی جواز ہے میرے پاس؟ اب ایک نیا سوال ذہن سے ٹکرایا۔ ایک قرض تھا جو ادا ہو گیا، اب کس کے لیے جینا، کس کے لیے جینے کا سامان؟ آب زمزم میں بھگوئی تسبیح اور عجوہ کھجور ہیں۔ اسی زمین کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی، اس مولا کے گھر سے لائی ہوں بی بی جی، جس کے در پر اپنی عاقبت سنوارنے کی خاطر گئی تھی۔ عاقبت؟ ان کے جسم نے یکا یک جھرجھری لی۔ جینے کا جواز پوچھتی ہو رابعہ بی بی؟ ذرا یہ تو بتاؤ آگے اپنے ساتھ کیا لے کر جانے کی صحیح کی؟ ایک سوال ذہن نے کیا۔ عمر کا آدھا حصہ کھیل تماشے میں گزار دیا اور باقی کا چھپن چھپائی کھیلتے۔ ایک ناکردہ جرم کی سزا سے بچنے کی خاطر چوروں کی طرح کبھی یہاں چھپ کر اور کبھی وہاں چھپ کر تمہارے ہاتھ پر لہو تھا نہ خنجر، پھر کس ڈر سے دستانے کوہنیوں تک پر چڑھا لیے۔ نہ صرف چڑھا لیے بلکہ ان کو چڑھائے رکھنے کی خاطر جھوٹ، غلط بیانیاں در در کی ٹھوکروں میں پڑی رہیں۔ اور اب پوچھتی ہو جینے کا جواز کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ مرنے کا سامان کتنا اور کیسا ہے؟ ان کا پورا جسم خوف کے مارے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ فقر، توکل اور بے نیازی کا جو راگ ایک عرصے سے تم الاپتی اپنے تئیں درویشی صنفی اختیار کر رہی تھی، خود سے ایک بار تو پوچھو کیا اس میں شاطرانہ چال کی گنجائش تھی جس کے ذریعے تم نے سعدیہ کا عذاب معصوم کھاری کے سر پر ڈال دیا اور اپنی جان چھڑا لی؟ واہ واہ بولی معصوم خدا شناس درویشی بی بی، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تمہارے پس منظر کے ایک سو جگہ جگہ ادھیڑے لپیٹے گریبانوں کی کونچھے پکڑے نظر آ رہے ہیں۔ لاکھ گریبان کو ظاہری چادر سے ڈھانپو، اس کے نیچے کا منظر تو وہی رہے گا۔ کیا اس منظر کو بدلنے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی تم؟ وہ لرزتی ٹانگوں پر کھڑے رہنے سے قاصر تھیں، صحن کے کونے میں رکھی لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گئیں، بزدل ہی رہیں، حقیقت سے نظریں چرائے بس زندگی گزارے جانے کو ترجیح دیتی رہیں، زندگی کے نظروں میں نظریں ڈال لینے کی جرأت کرتیں تو درویشی کی چادر کی کھونچیں بھی بھری جاتیں اور سعدیہ بھی یوں راہ سے بے راہ نہ ہوتی۔ یا اللہ! سوچو کہ الغاز سے گھبرا کر انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ تو جانتا ہے، تو تو جانتا ہے نا، صرف تو ہی تو جانتا ہے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بھر بھر نکلے تھے۔ ایک میری جان، اکیلی جان، اور سوچیں ہیں کہ ان گنت ہیں، یادیں ہیں تو بے شمار، پچھتاوے ہیں تو بے حساب۔ ہلکے نیلے آسمان پر کہیں کہیں اڑتی حسین سی بدلیاں ان کی طرف دیکھ کر جیسے تنزن مسکرائی تھیں۔ سر پر پڑتی ہے تو یوں ہی اوپر والے کی طرف رجوع کرنے کا خیال آتا ہے۔ ایک شوخ بدلی نے جیسے اٹھلا کر ان کو مخاطب کیا تھا اور ہوا کے سنگ آگے سرکتی کسی اور مقام پر جا ٹکی تھی۔ دیکھا، ذرا سی پریشانی ذہن سے ٹکرائی تھی اور تم ہوئی آپے سے باہر۔ ایک مانوس آواز جسے وہ بس و قبل کھو چکی تھی ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ کتنی بار کہا ہے کہ صبر کرنا سیکھو، صبر دنوں کا نہیں سالوں کا چکر ہے بی بی، اور کبھی کبھی تو صدیوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ نسلیں صبر کرتی ہیں، تب جا کر ایک نسل کو اس کا میٹھا پھل ملتا ہے۔ مگر تم ان باتوں کو کیا جانو؟ دنیا کی تاریخ سے واقفیت حاصل ہوتی تو جانتی۔ اس مانوس آواز کی سرگوشی نے ایک بار پھر انہیں حقیقت کی دنیا میں لا پھینکا۔ وہ ایسی ہی ہیں جیسی 70% مائیں ہوتی ہیں۔ وہ ناقابل یقین تلخ جملہ ایک بار پھر کان سے ٹکرایا۔ وہ گھبرا کر اٹھیں
और कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अब वो कमरे के कोने में रखे जिसती ट्रंक का ताला बेसब्री से खोल रही थी। इस ट्रंक के ताले की चाबी इनके बालों में पड़े परांदे से बंधी थी। ट्रंक का ताला खुलने पर उन्होंने लरसते हाथों से इसका ढक्कन उठाया और करीने से ऊपर नीचे रखे कपड़ों की तह से एक खाकी लिफाफा निकाल कर ट्रंक का ढक्कन बंद कर दिया। इस लिफाफे में माजी की चंद तस्वीरें थीं। पहली ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में वो चेहरा नुमाया था जिसको वो लाखों के हजूम में भी पहचान सकती थी। फिर इनको गलत गुमान कैसे हो सकता है? इनके दिल पर एक बार फिर से वही बेचैनी सवार होने लगी। कैसा फासला रखने का सा अंदाज था। लिए दिए अपने खोल में सिमटा हुआ इन्हें याद आया। नहीं, उन्होंने ऐसे खुद को समझाया, एक कोशिश और करनी होगी, एक बार फिर से सवाल करना होगा। दिल जो बरसों से खंडर की सूरत सीने में रखा है, ऐसे ही तो नहीं जागा, बिला वजह तो नहीं खिंचा, यूं ही तो गवाही नहीं दे रहा। वो खुद को समझाते हुए सर हिला रही थी। अगले ही लम्हे वो सादिया से मुलाकात के लिए इसके पास जाने का प्रोग्राम अपने दिल में तय कर रही थी। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के सामने अपने ज़ाती मामलात खोल खोल कर रख दिए जाएं। मैं क्यों खारी की सास को बताता कि मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ इल्म नहीं है, और ये कि नेक्स्ट सिफ्ती तो दूर की बात, इनकी तो शोहरत और जिक्र ही अब बड़ा मशकूक है। वो कई पहर रूठे बच्चों की तरह कंबल में मुंह दिए सोचता रहा था। मगर इन खातून ने वाहिद यही सवाल क्यों किया? वो कहाँ बैठकर मुझे ऑब्ज़र्व करती रही थी, जो इन्हें ख्याल आया कि मेरी माँ बहुत नेक खातून होगी। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से अब भाग लेना चाहिए, बहुत रह लिया। वो उठकर बैठ गया। मैं इस मामले के पीछे इतनी बुरी तरह लगा हुआ हूँ, शायद इसीलिए ऐसी कोई भी बात मुझे बाकी बातों से ज़्यादा हर्ट करती है। सर झुकाकर बैठे बैठे इसने अपना तजिया करते हुए सोचा। फिर सेल फोन पर बजती घंटी ने इसके ध्यान को तोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, इसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जानिब से आवाज़ आई, क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि छुट्टी के दिन ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं? आप याद ना दिलाते तो भी मुझे अच्छी तरह याद है। इस बार लगता है वन में जा बसेरा किया है। ओह, आपके जासूस तो खासे काया निकले, खूब पता चला लिया। मेरी छठी हिस्स मेरी सबसे बड़ी जासूस है, अगर मानो तो। ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने इस छठी हिस्स के हाथों बड़े बड़े ठग पकड़े जाते देखे हैं। फिक्र नहीं करो, इस बार मेरा ठगों के बादशाह को पकड़ने का इरादा है। वाहिद, लेकिन मैं क्यों फिक्र करने लगा? फिक्र आपको होना चाहिए। इसकी जो ठगों का बादशाह है। ठीक कह रहे हो, बस ज़रा फैसला हो लेने दो कि ठगों का बादशाह है कौन। जब फैसला हो जाए तो मुझे ज़रूर मुतल्ला कर दीजिएगा। मैं देखना चाहूँगा कि ठगों का बादशाह बनारस से ताल्लुक़ रखता है या बेंगलोर से। ज़रूर। ठग पकड़ना मेरा काम, इसकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री जानना तुम्हारा काम। हाँ, इस काम में मुझे यकीनन महारत होती जा रही है। हो सकता है आइंदा आने वाले वक्त में मैं बगैर पढ़े माहिर बायोलॉ बायोलॉजिकल हिस्ट्रिकल बन जाऊं। हो सकता है, अगर जब मुझे इस बयान पर थोड़ा सा शक है। अलबत्ता ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में तुम भी गिनती के अंदाजे के बगैर किसी शाम चोर सी घराने के फ़र्द के बगैर तस्दीक़ सनद के करार दिए जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइन ऑफ इंटरेस्ट के फुल मार्क्स इधर ही को जाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, गिनती का अंदाज़ा मैं बता देता हूँ। ये घराना शाम 420 घराने के नाम से मशहूर होगा। अपनी डायरी पर नोट करके रख लीजिए। बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया तुमने। पता तो मुझे भी था। हाँ, मुँह से ये अदद निकालते ला जाती थी। आपको भी ला जाती है। मालूमात में इस इजाफे का शुक्रिया। बातों में उड़ाने की नहीं हो रही। ये बताओ, वन में बैठे हो या सहरा में? सिग्नल्स का मसला आ रहा है। पता चलाना आपका काम है, मेरा नहीं। कहाँ हैं आपके सारे 3 नंबरी जासूस जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और आपको गलत इतलात देते हैं? रियायत ले जाते हो बच्चू, जासूसी 3 नंबरी नहीं है। ओहो, तो फिर पाल क्यों रखे हैं? रियायत ही की बात है तो चलने दें।
ये रियायती खाता। महज 30 दिन की तो बात होती है, पर आपने 30 लाख का खर्चा बिला वजह बांध रखा है। वो इसलिए कि ये रोकड़ा बहुत ही अल्लाह के फजल से डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज, दरहम, दिनार, रियाल और बेचारा रुपया अल्हम्दुलिल्लाह सब में खेलते हैं। जब समझ में नहीं आता कि मज़ीद कहाँ खर्च करें तो मुफ्तखोरे पाल लेने का सौदा सर में समा जाता है। अरे आप बंगाली टके को भूल गए हैं जो कभी टके के भाव बिकता था। आज टके की मजबूत करेंसी होने के सबब बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। मैं आपको तब अमीर मानूंगा जब आप टकों में भी खेलना शुरू कर दें। तुम्हारी ख्वाहिश सर आंखों पर, बस अब के तुम वापस आते हो तो इस आइडिया पर भी काम शुरू कर देते हैं। मुझे पता था आप यही कहेंगे। आपका पसंदीदा तरीन मौजू जो ठहरा, चले देखते हैं 2 जमा 4 टके करने की कोशिश में रात तक कितने टके जमा होते हैं। इनकी गिनती के बाद हम इन लोगों से रुजू करेंगे जिनको टके टके के लोग कहा जाता है। तुम्हें रुजू करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा उठना बैठना तो वैसे भी अक्सर ऐसे ही लोगों में होता है। आपसे तारुफ नहीं है ना मेरे ऐसे किसी मसाइब का। आपसे मिलवाने में आसानी रहेगी। टकों के मुतलाशी लोगों की हूँ। खैर फ़िलहाल तो आप एक बार फिर से याद कर लो। दो वो हद से ज़्यादा 3 दिन बाकी रह गए हैं। हद से ज़्यादा 3 नहीं, हद के अंदर ही 3 दिन। ये 31 दिनों का महीना है। कैलेंडर पर निशान लगा लें। चलो मैं इंतज़ार करूँगा। 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलो। ये बताइए कि किस देहात की छोटी सी मस्जिद से वाबस्ता किसी मौलवी साहब के जिक्र से जहन के गोशे में कोई ख्याल आता है आपको? ख्याल नहीं, ख्यालात एक नहीं कई। वाह वाह, वंडरफुल। पूछ सकता हूँ क्या? मेरा मशवरा है कि अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारे इर्द गिर्द पाया जा रहा है तो इससे दूर रहो। मैं आपके ख्यालात जानना चाह रहा था। ख्यालात के निचोड़ की रोशनी में ही ये राय दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये भी बताइए कि सिर्फ किसी ऐसे शख्स ही से दूर रहा जाए या इसकी बीवी से भी? फिर बयान तो मारा होती है, इससे और भी दूर रहना चाहिए। मगर तुम्हारा क्या इलाज करूं? मैं बैठकर खुद को जहन विजन समझने लगते हो। हाँ हाँ हाँ, क्या किया जाए? बेटा भी तो आपका ही हूँ। हमारी क्या कहते हो? जवानी में लोग वहीद मुराद से तशबीह देते थे हमें। जवानी ही क्या, अभी भी आप चॉकलेटी इमेज रखते हैं। चलो फिर अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। इस बार टका टका खेलेंगे। अरे वो मौलवी साहब की बीबी और मौलवी साहब तो बीच में ही रह गए। टू टू लाइन मुनक़ता हो चुकी थी। इसने गहरा सांस लेते हुए फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर सामने देखते हुए सोचने के बाद इसने चेहरे पर हाथ फेरा। सुबह से अब तक यूं ही सुस्ती में पड़ा था। शेव भी नहीं की और कपड़े भी नहीं बदले। खाली कमरे में इधर उधर देखने के बाद आहिस्ता कदमों से चलता वो खिड़की के करीब आया। खिड़की खोलकर बाहर झांकते हुए इसे महानूर का ख्याल आया। न जाने इस वक्त वो कहाँ है और क्या कर रही है। इसका कमरा बालाई मंजिल पर था। कमरे के मशरकी खिड़की से गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल साफ नज़र आ रहे थे। बैरूनी दीवार के साथ सरों के दरख्त कतार में और सर उठाए खड़े थे। बास्केटबॉल कोर्ट के साथ कंक्रीट की दीवार के पार जामुन और आम के पेड़ों के झुंड थे। सहपैर के करीब शायद कोई ख़ास गहमी ना होने के बाइस दरख्तों के झुंड पर हू का आलम तारी था। फिजा के सुकूत को कभी कभी उभरने वाली कोयल की आवाज़ तोड़ती थी और फिर वही खामोशी छा जाती थी। इसने दिलचस्पी से आमों के बोर से लदी शाखों को देखा जिनके मखसूस महक हर तरफ फैली हुई थी। कैसी सत, मगर कितनी दिलचस्प है यहाँ की ज़िंदगी, इसने सोचा और खिड़की के करीब से हटकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया।